देखिए, हमारी सरकार कभी भी कम्युनिकेशन चैनल को तोड़ने में विश्वास नहीं रखती। हम लगातार किसानों से किसानों की समस्याओं को लेकर बातचीत करते हैं और हमने उनकी शंकाओं का समाधान करने के लिए रिटन एश्योरेंस भी उनको देने का वादा किया था। तो हमारे स्तर से हमेशा जो वार्ता का दौर है ये निरंतर चलता रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ राजनीतिक दल हैं जो पर्दे के पीछे से ये नहीं चाहते कि ये जो वार्ता है सफल हो। लेकिन हम अंतिम समय तक प्रयास करेंगे कि किसानों के हित की जो भी बातें हैं, जो भी उनके मन में कंफ्यूजन है, वो दूर हो जाए। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा है कि किसान की आत्मनिर्भरता के बिना देश कभी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि कृषि विरोधी कानून को वापस लीजिए और किसान बचाओ देश बचाओ। देखिए, राहुल गांधी की पार्टी ही जिम्मेवार है कि आज तक आजादी के इतने वर्षों के बाद, इतने दशकों के बाद किसान अपेक्षाकृत तरक्की क्यों नहीं कर पाया। और हमारी सरकार कटिबद्ध है कि 2022 तक किसानों की जो आमदनी है उसे दुगनी की जाए। तो राहुल गांधी जी जिन कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे हैं, उनकी पार्टी ने 2019 के मैनिफेस्टो में इन्हीं चीजों को शुमार किया था। तो इनके हाथी के दांत है, दिखाने को कुछ और, खाने को कुछ और ये किसानों के फेवर में जो भी है घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। कर्नाटक सरकार या जो कैबिनेट है कर्नाटक की, उन्होंने एंटी काउ स्लॉटर ऑर्डिनेंस को पास कर दिया है। अब इसको अप्रूवल के लिए जाना है गवर्नर के पास। इस पूरे ऑर्डिनेंस को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, गाय को हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारी संस्कृति में, हमारे देश के इतिहास में माता का दर्जा है। तो इस तरीके से कर्नाटक सरकार ने एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम उठाया है और हम इसका स्वागत करते हैं कि जो गौ माता की तस्करी और जो गो हत्या का एक बहुत बड़ा रैकेट चलता था कर्नाटक में, उस पर इसमें लगाम लगेगी और जो ऐसा करते हैं उन पर कड़ी सजा का भी प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार जो ट्यूसडे को वो रखेगी, आपका रिलीजियस फ्रीडम ऑर्डिनेंस सामने लाएगी। इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी का क्या विचार है? देखिए, हम तो इसे मानते हैं कि ये बेटी बचाओ आंदोलन का एक हिस्सा है, क्योंकि जिस तरीके से कुछ असामाजिक तत्व सिर्फ इसलिए शादी किया करते थे हिंदू की बेटियों से या किसी भी धर्म की बेटियों से कि उनका वो धर्म परिवर्तन कर सके, तो अब मध्य प्रदेश सरकार ने उसे कानूनन जुर्म बताया है और 1 से 10 वर्षों तक के सजा का प्रावधान किया है। शेड्यूल ट्राइब के केसेस में ये सजा और भी कड़ी हो जाते हैं। तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि कुछ अराजक तत्व हैं, कुछ असामाजिक तत्व हैं, कुछ रैकेट चलाने वाले लोग हैं जो सिर्फ इसलिए ऐसा विवाह करवाते हैं, ऐसे विवाह को प्रोत्साहित करते हैं ताकि वो लड़कियों के धर्म को बदल सके। तो इससे इस पर रोक लगेगी। अब मैं आता हूँ वेस्ट बंगाल की तरफ। चुनावी माहौल इस बीच में ममता बनर्जी जी ने कहा है कि आई एम बीइंग पॉलिटिकली टारगेटेड, यानी मुझे पॉलिटिकली टारगेट किया जा रहा है। और चाहे अभिजीत बनर्जी हो या अमर्त्य सेन हो, वो अब एक डिफरेंट प्लेस पे हैं सोसाइटी के। जो हमारे एजुकेशनलिस्ट हैं, जो शिक्षाविद हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। देखिए, ममता बनर्जी खुद आंदोलन से उपजी थी, लेकिन उस ममता बनर्जी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी में आसमान जमीन का अंतर हो गया। कभी वो कम्युनिस्टों के जुल्म के खिलाफ लड़ती थी और अब जिस तरीके से वो भाजपा के कार्यकर्ताओं का कत्ल हो रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, और तृणमूल कांग्रेस पूरे समय आंख मूंद कर बैठी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं करती, किसी भी स्कॉलर को टारगेट नहीं करती। तो ये बेबुनियाद आरोप लगाकर वो इलेक्शन के प्रति जबरदस्ती सहानुभूति पैदा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जनता इतने दिनों में ममता बनर्जी की असलियत को समझ चुकी है। उन्होंने आपकी पार्टी में बड़ा आरोप लगाया है कि बीजेपी जो है वो बंगाल को रॉयट्स के थ्रू टॉर्च करना चाहती है, यानी जलाना चाहती है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक जेएनयू और अदर जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको सब तोड़ना चाहती है बीजेपी। देखिए, ये बेबुनियाद आरोप है। मैंने कहा ना कि इलेक्शन सर पे है, तो ममता बनर्जी इसी तरीके के बेबुनियाद आरोप लगाकर गोल पोस्ट को शिफ्ट करना चाह रही है। बंगाल में पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी की लहर बह रही है, लेकिन ममता बनर्जी शायद ये भूल गई है कि उनके कार्यकाल में कितने भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे कितनी पता नहीं कितनी हत्याओं का आरोप लगा। ये सारी बातें वो भूल जाती हैं। और हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को कभी पॉलिटिकलाइज नहीं करते। ये कल्चर जो है वो कांग्रेस पार्टी का है और तृणमूल कांग्रेस का रहा है। वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर है जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने कहा है कि बेसिकली ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि बहुत ही अलार्मिंग रिपोर्ट है वेस्ट बंगाल को लेकर, क्योंकि यहाँ के डीजीपी और जो दूसरे सरकारी अधिकारी हैं बड़े बड़े, वो मतलब कि पॉलिटिकल जो एम्बिशन है या पॉलिटिकल टूल्स है उसको ग्राउंड पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने टर्म यूज किया है, दे आर इंगेज्ड इन ट्रांसलेटिंग पॉलिटिकली मोटिवेटेड पुलिस एक्शंस।
देखिए, आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि वो संविधान के प्रति आस्था की शपथ लेते हैं। किसी राजनीतिक दल या किसी व्यक्ति विशेष के प्रति कभी शपथ नहीं लेते। लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरीके के वहां के आला अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के एजेंट ज्यादा हो गए हैं और अधिकारी के रूप में कम कार्य कर रहे हैं, माननीय राज्यपाल महोदय ने बिल्कुल सही कहा है कि जिस तरीके से वहां डीजीपी एवं अन्य पुलिस के उच्च अधिकारी काम कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न खड़ा करता है और केंद्र को कई बार इंटरवीन करना पड़ा है। जी, इन्होंने आगे ये भी कहा है कि इस तरह से पुलिस का सरेंडर हो जाना बिल्कुल एकदम सरकार के सामने ये डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है, ये डेथ नेल साउंड करता है डेमोक्रेसी के लिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस का तो इस तरह से वायलेशन होना ही नहीं चाहिए। देखिए, तृणमूल कांग्रेस ने अब जहाँ बंगाल पुलिस की हालत कर दी है वो इस तरीके से हो गई है कि वो बंगाल पुलिस कम और तृणमूल पुलिस ज्यादा हो गई है। पूरे तरीके से वो पार्टी के एजेंट के रूप में कार्य कर रही है और उच्चाधिकारियों का लगातार प्रेशर रहता है नीचे के अधिकारियों पे भी। तो ये किसी भी तरीके से देश के लिए अच्छा नहीं है, संविधान के लिए अच्छा नहीं है, डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। पुलिस का काम होता है विधि व्यवस्था को बनाए रखना, किसी दल विशेष के एजेंट के रूप में कार्य नहीं करना। लेकिन पश्चिम बंगाल में यही हो रहा है।